हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और क्लास 11th में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, नाम है मोल कॉन्सेप्ट। यूँ कहें तो फिज़िकल केमिस्ट्री का ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये मोल कॉन्सेप्ट। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम क्लास 9th में देख चुके हैं। यहाँ पे हम इसको बिल्कुल यहाँ पर भी बेसिक से पढ़ेंगे और मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ पे, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। देखिए जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मोल, ये जो मोल है ना बच्चों, ये मोल का मतलब है ये एक यूनिट है केमिस्ट्री में। अगर हम किसी सब्सटेंस को अगर कोई आपसे कोई सब्सटेंस मांग रहा है, केमिकल सब्सटेंस, तो जैसे हम अगर किराने की दुकान पे जाते हैं तो अगर किराने के दुकानदार से चावल मांगते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, 1 केजी चावल दे दो, 1 केजी दाल दे दो। वैसे ही अगर कोई आपसे अगर केमिकल सब्सटेंस लेबोरेटरी में मांग रहा है तो आपसे यही कह के मांगेगा कि हमें 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट दे दो, 1 मोल सोडियम क्लोराइड दे दो। यानी कंपाउंड अगर आपसे मंगाएगा तो उसको मोल में बोल के मंगाएगा, क्योंकि ये जो मोल है ये स्टैंडर्ड यूनिट है किसी भी केमिकल सब्सटेंस को मेजर करने का। तो अब ये मोल अगर आपसे कोई कहे कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट दे दो, तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपसे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट वो मांग रहा है या कोई भी सब्सटेंस मांग रहा है, तो 1 मोल में वो जो सब्सटेंस आपसे मांग रहा है वो कितना ग्राम होता है। ठीक है, तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना आता है तो आप आसानी से यहाँ पे काम कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक बेसिक चीज़ जो आपको शायद पहले से पता होगी और नहीं पता है तो जान लो कि कोई भी सब्सटेंस 1 मोल में, कोई भी सब्सटेंस 1 मोल में उतना ही ग्राम होता है जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। तो कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट 1 मोल में उतना ही ग्राम होगा जितना उसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन ग्राम में। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 मोल सोडियम लेकर आओ, 1 मोल सोडियम, तो इसका ये मतलब हुआ कि सोडियम का जो एटॉमिक मास है यानी कि 23, उतना ही आप ग्राम में ले आओ। यानी 23 ग्राम सोडियम ला कर के दो। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 मोल सोडियम दे रहे हो। ठीक है, तो समझ रहे हो आप कन्वर्जन कितना इजी है। आपको बस ये पता करना है कि वो सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या होगा, या एटॉमिक मास क्या होगा किसी एलिमेंट का। तो 1 मोल में कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड उतना ग्राम होता है जितना उस एलिमेंट का एटॉमिक मास है या फिर उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है। तो बहुत ही सिंपल है। इसका एक फार्मूला होता है स्टूडेंट्स कि आप कैसे नंबर ऑफ़ मोल्स को गिवन मास में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है नंबर ऑफ़ मोल निकालने का। नंबर ऑफ़ मोल इक्वल होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। देखो, हम बहुत आराम से सब कुछ समझेंगे। यहाँ पे हमको चिल्लाना नहीं है। चिल्ला के बहुत लोग पढ़ाते हैं। यहाँ पे बहुत शांति से धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। तो अगर हमको नंबर ऑफ़ मोल निकालना है तो हमको जो गिवन मास दिया हुआ है, जितने मास में हमको निकालना है उसको ऊपर रखना है, और जिस एलिमेंट का निकालना है या जिस कंपाउंड का निकालना है, अगर कंपाउंड का निकालना है तो उसका मॉलिक्यूलर मास नीचे रखेंगे, अगर एलिमेंट का निकालना है तो उसका एटॉमिक मास नीचे रखेंगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि किसी ने आपसे कहा कि आपके पास 80 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब आपको ये बताना है कि 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मोल होगा। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपसे 80 ग्राम में पूछा जा रहा है तो आप 80 को गिवन मास की जगह पर ऊपर रख देंगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है, ये मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना आना चाहिए। आप क्लास 11th में है, ये बहुत ही सिंपल होता है।
मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। देखिए यहाँ पर सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा वो 23 होगा, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है 16 होता है, हाइड्रोजन का 1, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 40। तो यही 40 जो होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है। तो आप सिंपल यहाँ पे 40 से इसको डिवाइड कर दोगे और 40 से 80 को 2 बार में ये कट जाएगा, यानी कि 2 मोल। इट मीन्स कि 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाएगा, उसके बराबर होगा। ठीक है, तो आपको अगर मास गिवन है तो उसको नंबर ऑफ़ मोल्स में बदलना बहुत ही इजी है अगर आपके पास ये फार्मूला है तो। नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। चलिए हम किसी एलिमेंट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, और आपसे किसी ने पूछा कि 28 ग्राम नाइट्रोजन में बता दो 28 ग्राम में कितना मोल नाइट्रोजन होगा, तो आराम से आप इस मास को जो ग्राम में दिया हुआ है इसको मोल में, नंबर ऑफ़ मोल में कन्वर्ट कर सकते हो ये फार्मूला यूज़ करके। तो आपको क्या करना है, गिवन मास 28 है, इसको बस ऊपर रखना है, और नाइट्रोजन का आपको एटॉमिक मास याद रखना है जो 14 होता है, उसको नीचे रखना है, और ये 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह से 2 मोल आंसर आएगा। इट मीन्स कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 2 मोल नाइट्रोजन होता है। तो केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये जो मोल है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, इसको याद रखना है आपको, क्योंकि आपको कोई भी सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस का कैलकुलेशन आपको मोल में ही करना है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो और भी एग्जांपल्स अभी हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये फार्मूला जो आपको मैंने अभी लिखवाया ऊपर, ये जो आपको दिख रहा है फार्मूला, ये वाला फार्मूला, नंबर ऑफ़ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। तो इसमें कोई भी दो नोन वैल्यू देगा आपको और एक अननोन आपसे पूछ सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपको मान लीजिए अगर नंबर ऑफ़ मोल दे दिया क्वेश्चन में और मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास दे दिया तो आपसे गिवन मास पूछा जा सकता है, या फिर अगर आपको गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास दे दिया गया क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ़ मोल पूछा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो तीन आपको फॉर्मूले में ये 3 वैल्यूज़ दिख रहे हैं, इसमें से कोई भी 2 देकर तीसरा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया गया कि हमारे पास 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, तो आप ये बताइए कि 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो आपको अगर ये कैलकुलेट करना है तो बहुत ही आसान है। आपको नंबर ऑफ़ मोल्स 3 दे दिया है, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स के पास 3 लिखो, इज़ इक्वल टू गिवन मास आपसे पूछा जा रहा है, गिवन मास को आप x कंसिडर कर लो, और मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का आप निकाल लो बच्चों, कितना होता है CaCO3 का, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का 48 होगा। यहाँ पे अगर टोटल प्लस करोगे तो आएगा 100। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास होगा कैल्शियम कार्बोनेट का वो 100 होगा, तो हम 100 को नीचे रखेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 100 पे ले जाके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 300। यानी कि हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन था नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का या गिवन मास निकालने का। आप चाहो तो यहाँ से अगर आपको नंबर ऑफ़ मोल दिया है और गिवन मास दिया है तो आप किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास भी निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके। ठीक है, तो आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उस क्वेश्चन को कर लो। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करो और उस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन ये है कि आपके पास क्वेश्चन क्या दूँ मैं आपको, क्वेश्चन देता हूँ, चलिए एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा हमें सोचने दीजिए। हाँ, आपके पास 51 ग्राम अमोनिया है। ठीक है, 51 ग्राम अमोनिया है, इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ मोल।
आपको ये कैलकुलेट करना है कि 51 ग्राम यानी 51 ग्राम अमोनिया में, ये जो NH3 है ये इसको अमोनिया बोलते हैं, तो अमोनिया में 51 ग्राम अमोनिया में कितना मोल अमोनिया होगा। चलिए बनाइए इसको। तो हो गया। अब चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ़ मोल आपसे पूछ रहा है, तो आप सिंपल नंबर ऑफ़ मोल की जगह पे आप n लिख दो। n से इसको सिम्बलाइज़ करते हैं नंबर ऑफ़ मोल को। और आपसे पूछा जा रहा है 51 ग्राम में, तो 51 ग्राम में पूछा जा रहा है, तो गिवन मास 51 है अपॉन अमोनिया का जो मास होगा, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 14 होगा और 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, 3 हाइड्रोजन का 3 होगा, तो 14 + 3 17 आएगा। 17 को नीचे रखते हैं और ये बस 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 मोल। इट मीन्स 51 ग्राम अमोनिया 3 मोल अमोनिया कहलाएगा। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए देखिए ये तो आपको पता चल गया यहाँ पर कि 1 मोल में कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो, 1 मोल में कितना उसका कितना ग्राम होता है, यानी कि जितना उसका मॉलिक्यूलर मास या जितना एटॉमिक मास होगा उतना ही ग्राम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मोल सोडियम आपको पता है कि 23 ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि 23 ही सोडियम का एटॉमिक मास होता है। 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा? 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा 40 ग्राम, क्योंकि 40 सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है। 1 मोल H2O, 1 मोल H2O कितना ग्राम होगा? 18 ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि H2O का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 ग्राम होता है। चलिए ये तो आपको पता चल गया कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस में कितना ग्राम वो सब्सटेंस होगा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको इससे रिलेटेड बताना चाहूँगा, वो ये कि 1 मोल, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हो आप कि 1 मोल सोडियम 23 ग्राम है। अगर आप 23 ग्राम सोडियम जो कि 1 मोल के बराबर है, अगर आप इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करोगे तो ये पता चला कि 1 मोल सोडियम में या 1 मोल किसी भी एलिमेंट में जो एटम्स की संख्या होती है, जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं वो होते हैं 6.022 × 10⁻23। इतने नंबर ऑफ़ एटम्स पाए जाएंगे किसी भी एलिमेंट के 1 मोल में। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मोल कैल्शियम में कितने एटम्स पाए जाएंगे तो वो इसी के बराबर होंगे। और बच्चों इस नंबर को कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो आपको पता है एक केमिस्ट, एक साइंटिस्ट थे, इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं हम। तो अब से आपको ये याद रखना है कि 1 मोल कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, 1 मोल है तो उसके अंदर एटम्स की संख्या इतनी ही होगी, यानी इतने ही नंबर ऑफ़ एटम्स उसके अंदर होंगे जो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे। अगर कोई कंपाउंड है तो आपको पता होना चाहिए ये बात कि कंपाउंड मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट एटम से मिलके बना होता है, वैसे ही कंपाउंड मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। जैसे H2O देखो यहाँ पर एक कंपाउंड है। कंपाउंड किसे कहते हैं? जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिले हुए हों डिफिनिट प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पर H2O देखो, यहाँ पर एक कंपाउंड है, तो ये H2O का मॉलिक्यूल होगा। तो H2O 1 मोल में कितना ग्राम होता है बच्चों? 18 ग्राम होता है ना, 18 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल H2O के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी वो 6.022 × 10⁻23 होगी। यानी इतने मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल ऑफ H2O के अंदर, यानी 18 ग्राम ऑफ H2O के अंदर। तो यहाँ पे हम टोटल 3 कन्वर्जन देख रहे हैं। एक देखो, एक कन्वर्जन तो हमने मोल को ग्राम में बदला, और फिर मोल से हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ़ एटम भी पता कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम है, तो यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी 1 मोल के अंदर, वो भी इतनी ही होगी 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी कंपाउंड हो या एलिमेंट हो, अगर वो 1 मोल है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स की संख्या होती है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। अगर उसको हम 2 मोल कर देंगे तो वो संख्या दुगनी हो जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर 2 मोल वाटर कर दें तो 2 मोल वाटर, जैसे 1 मोल वाटर अगर 18 ग्राम है तो 2 मोल वाटर 26 ग्राम होगा, और जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे 2 मोल के अंदर, 2 मोल वाटर के अंदर,
वो हो जाएंगे बच्चों 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इट मीन्स हम क्या करेंगे, हम उसी रेशियो में सबको चेंज करेंगे। जैसे हमने मोल को 2 मोल कर दिया, दुगना कर दिया, तो हम मास को भी ट्वाइस कर देंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, चलो एक और सिंपल से एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास बच्चों 1 मोल H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है कितना ग्राम होगा, तो जितना इसका मास होगा। H2SO4 का जब आप मास कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 98 ग्राम। तो 98 ग्राम बराबर होगा 1 मोल H2SO4 के। अगर आप इसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या काउंट करें H2SO4 में, तो वो आपको पता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर आएगा 6.022 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल H2SO4 के अंदर, यानी कि 98 ग्राम के अंदर। अब ज़रा इसको देखिए बच्चों, 1 मोल H2SO4 बराबर होता है 98 ग्राम के, और ये 1 मोल H2SO4 बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 के। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको 2 मोल करोगे, यानी कि अगर आपको 2 मोल H2SO4 का पता करना है, तो उसी रेशियो में ये भी दुगना हो जाएगा, यानी कि 98 जो हो जाएगा 196 ग्राम, और इधर ये एवोगाड्रो नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मॉलिक्यूल्स की संख्या भी दुगनी हो जाएगी, यानी ट्वाइस हो जाएगा ये नंबर भी, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। कहने का मतलब ये है कि जिस रेशियो में आप एक को बढ़ाओगे, उसी रेशियो में बाकी भी बढ़ जाएगा। जैसे आप इसको थ्राइस करोगे, 1 मोल को थ्राइस करोगे, तो ये एटॉमिक मास भी थ्राइस हो जाएगा। ये 98 ग्राम है, देख रहे हो, ये भी थ्राइस हो जाएगा, और ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये भी थ्राइस हो जाएंगे, 3 गुने हो जाएंगे। तो बस अब आगे देखते हैं। देखो, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है मोल कॉन्सेप्ट में ही, मोल फ्रैक्शन। इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, देखो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप दुकान जाओ और दुकान से आप 1 kg राइस ले लो और उसमें मिक्स करके, राइस में मिक्स करके 1 kg दाल ले लो। ठीक है, जैसे कि आपने क्या करना है, आपको दुकान पे जाना है, एक थैली में 1 kg राइस और 1 kg दाल लेना है, एक ही थैली में। अब इन दोनों का टोटल मास होगा 2 kg, है ना। इस 2 kg में, टोटल मास में 1 kg राइस और 1 kg दाल है। इट मीन्स अगर मैं आपसे परसेंटेज पूछूं तो आप बोलोगे कि टोटल वेट का 50% राइस है और 50% दाल है, क्योंकि आधा आधा है ना, 2 kg में 1 kg राइस है, 1 kg दाल है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे परसेंट में पूछ रहा हूँ तो आप बोल रहे हो 50% राइस है, 50% दाल है। लेकिन अगर मैं आपसे फ्रैक्शन पूछूं कि बताओ यहाँ पर राइस का फ्रैक्शन क्या है और दाल का फ्रैक्शन क्या है, तो जैसे परसेंट को 100 में, टोटल 100 में बताया जाता है, वैसे ही फ्रैक्शन को सिर्फ 1 में बताया जाता है, 1 में, है ना। 1 में कैलकुलेट करना है इसको, यानी कि 1 का आधा 0.5 राइस होगा और 0.5 दाल होगा। समझ गए आप। तो फ्रैक्शन जो बताना है आपको, वो सिर्फ 1 में कैलकुलेट करना है। 1 में कितना फ्रैक्शन है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, वो आपको बताना है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, मोल फ्रैक्शन बच्चों एक ऐसा टॉपिक है जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो, इवन पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप बेहतरीन तरीके से समझो। देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास एक बीकर है, आप लेबोरेटरी में खड़े हो, आपके पास एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर है, ओके। इस बीकर में आप 2 चीज़ें मिला रहे हो, ठीक है, 2 चीज़ें मिला रहे हो, 2 कंपाउंड मिला रहे हो, दोनों मान लो एक लिक्विड है, एक सॉलिड है। फॉर एग्जांपल, आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन बनाते हैं हम, तो सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है, ठीक है ना। सॉल्वेंट वो होता है जो घुलाता है
और सॉल्यूट वो होता है जो घुलता है। तो मान लो कि इसमें हमने एक सॉल्वेंट डाला इस बीकर के अंदर, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। अब वाटर मान लो कि H2O है, और इसमें मान लो कि हम बच्चों डाल रहे हैं इसके अलावा, वाटर के अलावा मान लो डाल रहे हैं शुगर, ठीक है, क्या डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं, और दोनों को हम मिला रहे हैं इसमें और सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब ज़रा ध्यान से देखो, इस सॉल्यूशन में टोटल कितने कंपोनेंट हैं, 2, एक शुगर है और एक H2O है। तो जब सॉल्यूशन बन जाएगा पूरा, तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें जो शुगर सॉल्यूट है, जो कि एक कंपोनेंट है इस सॉल्यूशन का, उसका मोल फ्रैक्शन इसमें कितना है। और फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सॉल्वेंट है H2O, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि दोनों के मोल फ्रैक्शन को जब आप ऐड करेंगे तो 1 आएगा। जैसे हम टोटल परसेंटेज ऐड करते हैं, अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल में बताया था, जब टोटल परसेंटेज ऐड करते हैं तो 100% आता है। 50% याद करिए राइस और 50% दाल, टोटल तो 100% ही आएगा ना बच्चों। वैसे ही यहाँ पर जब हम टोटल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम शुगर जो सॉल्यूट है उसको हम B मान लेते हैं, और जो सॉल्वेंट है H2O उसको हम A बोलते हैं। जो कंपोनेंट है एज अ सॉल्वेंट वो A है, जो कंपोनेंट है एज अ सॉल्यूट उसको हम B बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल होता है वो X होता है, X, ठीक है, हम X से इसको डेनोट करते हैं। तो आपको अगर B का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप यहाँ पे X लिखोगे और नीचे सबस्क्रिप्ट में B लिखोगे, क्योंकि आप B का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे तो जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों वो होगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितना है, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, यानी B कंपोनेंट कितना मोल है इसके अंदर, वो उसको ऊपर रखना है, अपॉन नीचे इस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उनके सारे मोल्स को आपस में सम अप करके नीचे लिखना है, ऐड करके, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उनका पता कर लो आप कितने मोल हैं टोटल, उसको आप नीचे रखो, और जिसका निकालना है मोल फ्रैक्शन उसके नंबर ऑफ मोल को आपको ऊपर रखना है। जैसे यहाँ पे हमको B का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर B का जो भी मोल होगा उसको हम ऊपर रखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ मोल जितने भी इसमें पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करके नीचे। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमारे पास अगेन वाटर है, ठीक है बच्चों, वाटर है, हम मान लेते हैं इसमें 360 ग्राम। हमने जो सॉल्यूशन बनाया उसमें वाटर है 360 ग्राम, ठीक है। और इसमें हम मिलाते हैं बच्चों थोड़ा बहुत कोई सॉल्यूट मिलाते हैं। चलिए हम इसमें मिला देते हैं ग्लूकोज मिलाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, आपको पता है ना, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें चलिए ग्लूकोज मिला देते हैं 180 ग्राम। कितना ग्राम, 180 ग्राम। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं एक कंपोनेंट तो इस सॉल्यूशन में ग्लूकोज हो गया, जो एज अ सॉल्यूट होगा, जो घुलेगा इसके अंदर, और जो वाटर होगा वो है 360 ग्राम, वो इसमें सॉल्वेंट का काम करेगा जो ग्लूकोज को घुलाएगा, ठीक है। अब दो कंपोनेंट मिलकर के एक सॉल्यूशन बन गया यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पे जो ग्लूकोज है, जो सॉल्यूट है, उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, और जो यहाँ पे वाटर है उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे। मोल फ्रैक्शन हमको ग्लूकोज का निकालना है तो Xg। अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लूकोज का तो हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का जितना भी मोल इस सॉल्यूशन के अंदर है उसको ऊपर रखना है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट, यानी इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं, उन दोनों का नंबर ऑफ मोल हम निकाल करके उसको ऐड करेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाल के नीचे जोड़ देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन निकल आएगा ग्लूकोज का। सबसे पहले तो हमको नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज चाहिए, है ना। तो चलिए हम नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज पता करते हैं, फिर हम नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर भी पता करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर ग्लूकोज है कितना, सॉल्यूशन के अंदर देखोगे तो ग्लूकोज है 180 ग्राम। तो आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल निकालना मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। गिवन मास यहाँ पे 180 ग्राम है, उसको ऊपर रखो और मॉलिक्यूलर मास को नीचे रखो। ग्लूकोज का जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है उसको नीचे रखो। तो यहाँ देखो फार्मूला दिया हुआ है ये वाला, यहाँ से कैलकुलेट करोगे अगर तो C6H12O6 का जब आप कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो C6 का कितना कार्बन का होता है 12, यहाँ पे 6 कार्बन है तो 72 प्लस हाइड्रोजन 12 है बच्चों, तो ये 12 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 ऑक्सीजन का 96 होगा, इन तीनों को जोड़ने पे आएगा 180, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास भी 180 है। तो 180 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये एक बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बच्चों 180 ग्राम ग्लूकोज 1 मोल ग्लूकोज होता है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर हमें ये पता चल गया कि ग्लूकोज कितना मोल है। इस सॉल्यूशन के अंदर जो ग्लूकोज है वो 1 मोल है, तो हम 1 को ऊपर रख देंगे क्योंकि हमें ग्लूकोज का ही मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसको ऊपर रख देंगे प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल अभी हमें नीचे लिखना है। तो देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज तुम्हें पता चल चुका है, तो इसको यहाँ पे 1 लिख दिया हमने प्लस। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर पता करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए सॉल्यूशन के अंदर वाटर कितना ग्राम है 360 ग्राम। तो सिंपली नंबर ऑफ मोल पता करने के लिए आप 360 ग्राम को वाटर का जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चों उससे डिवाइड कर दो। वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, H2O का आप कैलकुलेट कर लेना, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2, 16 2 18, 18 से ये कट जाएगा 20 बार में, यानी कि इसमें 20 मोल, कितना मोल 20 मोल वाटर है, तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। अभी आ जाएगा 1/21। इसका मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है ग्लूकोज का वो है 1/21। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, उसका कोई भी यूनिट नहीं होता। 1/21 इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब अगर आप 1 में से माइनस कर दोगे इस वैल्यू को 1 - 1/21, तो जो भी आएगा वो मोल फ्रैक्शन होगा वाटर का। इसके अंदर जो 360 ग्राम वाटर है उसका मोल फ्रैक्शन होगा। तो मोल फ्रैक्शन निकालना भी बहुत आसान है, आपको मैंने सिखा दिया मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। चलिए इसका एक आधा और एग्जाम्पल देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब ऐसा करते हैं कि मोल फ्रैक्शन पे कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आप एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, उस सॉल्यूशन के अंदर आप 3 कंपोनेंट ले रहे हो। ठीक है, 3 कंपोनेंट ले रहे हो, एक A, एक B और एक C। ठीक है, यहाँ पर बच्चों जो A है वो है 20 ग्राम, जो B है वो है बच्चों 30 ग्राम और जो C है वो है 40 ग्राम। ठीक है, आपने इन तीनों को मिलाया। बच्चों A का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है मान लो 40 ग्राम, B का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 60 ग्राम। ये मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, A का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 40 ग्राम, B का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 60 ग्राम और C का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 80 ग्राम। ठीक है, तो आपको तीनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता करना है। ठीक है, तो तीनों कंपोनेंट का अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता करना है
तो इसके लिए एक सिंपल तरीका ये है कि आप तो फार्मूला लगाओगे जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। उससे पहले आप सबसे पहले आप तीनों का नंबर ऑफ़ मोल कैलकुलेट करोगे कि इस सॉल्यूशन के अंदर ए कितना मोल है, बी कितना मोल है और सी कितना मोल है। आप ये तीनों पता करो। इसके लिए आपको फार्मूला पहले से पता है। नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ ए निकालना है आपको। तो गिवन मास कितना है सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम, तो आप 20 ग्राम को ऊपर रख दो अपॉन ए का मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चों 40 ग्राम। देखो यहाँ पे गिवन है 40 ग्राम, आप 40 को नीचे रखो और इसको कैंसिल कर दो, यानी ए कितना है बच्चों इसमें हाफ मोल है ना। वैसे ही देखो बी कितना है, बी कितना है, बी का मोल कितना है इस सॉल्यूशन के अंदर। तो देखो गिवन मास कितना है बी का 30 ग्राम, 30 को ऊपर रखो और उसका जो मॉलिक्यूलर मास है बी का 60 ग्राम, इसको नीचे रखो। 30 से ये भी 2 बार में जाएगा, ये भी आएगा 1/2, यानी ये भी हाफ मोल होगा, आधा मोल होगा। वैसे ही आप नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सी, कंपोनेंट सी का भी निकाल लो और वो कितना होगा। देखो गिवन मास दिया है 40, तो 40 को ऊपर रखो और इसका मॉलिक्यूलर मास है 80 को नीचे रखो। तो देख रहे हो नंबर ऑफ़ मोल कैसे निकाल रहे हैं, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास करना है हमें। 40 से ये भी 2 बार में जाएगा और ये भी आ जाएगा हाफ मोल। बस अब क्या करना है, अब मोल फ्रैक्शन निकालना है। नंबर ऑफ़ मोल तो हम निकाल चुके हैं, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपको सबसे पहले कंपोनेंट्स का नंबर ऑफ़ मोल पता करना होगा, तभी आप मोल फ्रैक्शन निकाल पाओगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालना है तीनों का। तो अगर हम ए का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल निकालने के लिए एन ए कर रहे थे, ए का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम एक्स ए करेंगे। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि एक्स सिंबल है मोल फ्रैक्शन का। एक्स ए का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे जो भी मोल निकल के आया है ए का उसको ऊपर रखना है 1/2 को, अपॉन करके टोटल नंबर ऑफ़ मोल जितने भी कंपोनेंट है इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर तीनों को जोड़ करके नीचे 1/2 + 1/2 + 1/2। यहाँ पे 3 कंपोनेंट है और तीनों हाफ हाफ मोल है, तीनों को ऐड करके नीचे कर दिया। इसको आप डिवाइड कर लो, जो भी आएगा वो मोल फ्रैक्शन आएगा ए का। सिमिलरली आप ऐसे ही बी का करोगे और सी का करोगे। तो बहुत ही आसान है। मोल फ्रैक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक्स में दिए होंगे, आप उसको देख करके और उन क्वेश्चंस को बनाना ट्राई करना, बनाने का वो आपसे बन जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए आज का तो ये जो टॉपिक है हम अभी ख़त्म कर रहे हैं। आगे अभी हमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है। अभी हम मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, ये सब कुछ कंसंट्रेशंस पता करने के टर्म्स हैं, ठीक है। इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी ऐसे टॉपिक्स हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री की आप इनको जान कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी मोल फ्रैक्शन पे भी हमें क्वेश्चन करने हैं आगे, तो इंतज़ार करते हैं अगली वीडियो का, है ना। उसमें हम और भी थोड़ा सा डीप जाएंगे और हम पढ़ेंगे बाकी चीज़ों को अच्छे से, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो